हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रोसिस एडुटेक। ये जो अपनी क्लास है आज की, वो अपनी नेक्स्ट क्लास है। प्रीवियस क्लास को आपने देख लिया होगा तो ही अपनी नेक्स्ट क्लास को आप लोग आगे देख सकते हैं, और नहीं देखी हो तो पहले उसको आप लोग देखें, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चंस इसके और जो भी इसका कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। तो मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैं दीपाली गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस प्लीज क्लास के ऊपर फोकस करें, और कोई भी कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गॉट इट। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपना टॉपिक क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ आपके साथ, वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी जितनी भी इसकी जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, जितनी भी जनरेशन होंगी वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जनरेशन के ऊपर बेसिकली आपके साथ में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको ये जनरेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। गॉट इट। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन से। अपने पास जनरेशन होती हैं, वो कितनी होती हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन तक अपने पास होती हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है अपनी, ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसकी मैं बात करूं तो इसका नाम क्या है? फर्स्ट जनरेशन, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। और ये जो नोट्स है ना, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएंगे गाइस। सो डोंट वरी कि हम ये आप रीड आउट करो, यहाँ तो समझो केवल क्लास में, बाकी आप बाद में इनको खुद से पढ़ना। पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये जो जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है अपनी। ये फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो कितना था? 1946 टू 1954। कितना था? 1946 टू 1954। इस चीज को आपको याद करना होगा गाइस, क्योंकि कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कब आई थी। उसका टाइम पीरियड दे देते हैं और फिर आपको उसमें से एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि हमारे पास जो पीरियड है फर्स्ट जनरेशन का, वो कब से कब तक है। तो वो अपना कब से है? 1946 टू 1954 तक। ठीक है, याद हो जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? याद हो जाना चाहिए, है ना? चलिए, इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। आपको मेन चीज ये याद रखनी है, जैसे कि हर टॉपिक में से आपके पास ही कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही आपको फर्स्ट जनरेशन के की पॉइंट्स उठाने हैं और उनको लर्न करना है। गॉट इट? यहाँ किसी को कोई दिक्कत तो पूछे, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। कंटिन्यू करूं? ओके। तो देखो, इसमें क्या होता है, आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट कब हुई थी? 1946 टू 1954। एक तो ये चीज है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है कि इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे। क्या यूज किए गए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में थे, या फर्स्ट जनरेशन में आप क्या यूज करते थे, तो उसमें होगा वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शन, है ना? तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग की पॉइंट के ऊपर इसमें फोकस करें, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसमें स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे? पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इतना पॉइंट है। क्या हो गया? एक तो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे किसकी जगह? सीपीयू की जगह। जो अभी अपन सीपीयू यूज करते ना, उसकी जगह वैक्यूम ट्यूब्स थे तब, है ना? स्टोरेज के लिए क्या था यहाँ पे? मैं अगर आपके साथ स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज की जगह क्या था अपने पास? पंच कार्ड। क्या था? पंच कार्ड। और क्या थी? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप होती है ना अपनी हार्ड डिस्क जैसी, स्टोरेज के लिए अपन पहले इसमें इंसर्ट कराते थे, फिर उसके अंदर अपना डेटा को इंसर्ट किया, वो चीजें थी। क्योंकि तब कंप्यूटर अपने आए थे, है ना? तब अपनी उनके ऊपर खोज चल रही थी, है ना? इसलिए ये चीजें बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट हुई है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, जो अपने पास अप्रॉक्स 10 years तक रहे थे। ठीक, इसका जो साइज होता है वो बहुत
बड़ा था। पहले जो इनके साइज थे वो कमरों के आकार के बराबर होते थे, एक रूम के आकार के बराबर। फिर उसमें क्या होता था, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, तो बहुत गर्म रहते थे वो रूम, है ना। तो कॉस्ट भी क्या होती थी उनकी, हाई रहती थी। जब भी हम किसी भी चीज में किसी भी चीज का स्टार्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल तो लगती ही लगती है। तो जब उसकी कॉस्ट, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें अभी यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या था कि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इसकी साउंड, साइज, हीट एंड कॉस्ट, ये चीजें इसकी ज्यादा थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि एक तो हम इसको 9046 से 9054 तक था ये अपने पास, इसमें सीपीयू की जगह हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए थे। स्टोरेज में हमने पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज किया था। ठीक है, और इसका साइज, इसकी हीट और इसकी कॉस्ट, वो क्या थी, सारी चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और लेकिन इसकी एडवांटेज क्या था इसका, कि कैलकुलेशन करना, मतलब कि अपना कंप्यूटर इतना कैपेबल हो गया था कि वो कैलकुलेशन कर सकता था, है ना। ये चीजें थी इसके अंदर। और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो बाइनरी नंबर्स में अपन इसको कोडिंग करते थे। तब अपने पास ये ग्राफिक्स वाला नहीं था, विंडोज नहीं थे तब अपने पास। तब अपने को कमांड्स के थ्रू ही इसको यूज करना होता था, जिसकी वजह से इसमें बाइनरी नंबर्स में, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में हमें इसको इनपुट देना होता था, तब ये हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करता था। केवल तब इससे एक ही काम होता था, कैलकुलेशन का। गॉट इट। ठीक है, और ये जो यूज होता था वो साइंटिफिक पर्पस के लिए। तब जनरली तब साइंटिफिक कोई भी चीज अगर पब्लिक के लिए तब आती है जब पहले उसका साइंटिफिक रीजन हो जाता है, साइंटिफिक पर्पस निकलता है। तो पहले जो था साइंटिफिक पर्पस के लिए अपन इसको यूज करते थे, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी हाई थी कि हम लोग जनरल पब्लिक के लिए यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो यूनिवैक, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा एग्जाम्पल, यूनिवैक, UNIVAC। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि जो यूनिवैक है, UNIVAC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। गॉट इट। ये था एक ENIC करके था, ये दो थे उस टाइम पे, और भी हो सकते हैं पर ये दो मेन थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। गॉट इट। तो ये फर्स्ट जनरेशन के क्या है, कुछ की पॉइंट्स है। मैंने ये यहाँ पे टेबल बनाई है ना, इससे आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको ऐसे वास्ट नहीं लगेगी कोई चीज थ्योरी। क्योंकि अगर जब अपन थ्योरी की बात करते हैं तो अगर अपने पास ज्यादा अमाउंट में होती है, ज्यादा लेंदी होती है, तो हम लोग उसको ना तो देख के ही अपन को डर लग जाता है, एक तो, है ना। तो अब इसमें क्या है कि आप इसको छोटे छोटे की पॉइंट्स में समझ सकते हैं कि एक तो वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, मैग्नेटिक, ये सब था, और साइज वगैरह ये सब चीजें थी। और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, यूनिवैक एंड इनियक, यानी कि UNIVAC, ENIAC। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी है। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। चलो, अब अपन अपनी नेक्स्ट जनरेशन की साइड चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ पहले। जस्ट ए सेकेंड, बस मैं इरेज कर दूं जरा इसको, थोड़ी सी जगह हो जाए अपने पास। सॉरी। इतनी जगह अभी अपने लिए इनफ है, वरना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, अपन इसमें ही समझाएंगे अभी।
एक बार आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो आप अगर वापस इस पीडीएफ को देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें अच्छे से एक बार में याद हो जाएंगी, फिर आप भूलोगे नहीं। थोड़ा सा लिख लिख के याद करने की कोशिश करना इन चीजों को, ताकि आप भूलो नहीं। तो थोड़ा रिवीजन करते चलना, ठीक है। चलो वापस अपनी क्लास पे। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन की, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये सब काम था, उसके बाद अपनी सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन की जो पीरियड टाइम था वो 1955 टू 1964 था। 1955 टू 1964 था। इस जनरेशन में हमने क्या यूज किया वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में थे, सेकंड में, ठीक है। इतना याद रखना है कि ट्रांजिस्टर कौन सी जगह, कौन सी उसमें थे, सेकंड जनरेशन में। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1955 टू 1964। इतना समझ में आया कि इसका जो पीरियड था वो कितना था, 1955 टू 1964। और इसमें हम क्या यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर्स। 2 पॉइंट याद हो गए। केवल इतना सही है कि आपको इसमें क्या यूज कर रहे थे, कब तक था, क्या एडवांटेज था इसका, एग्जाम्पल क्या है इसके, वो चीजें हैं बस आपको। उसके बाद इसमें क्या था, ये साइज में, क्योंकि उसका साइज जैसे ज्यादा बड़ा था, तो इसका साइज जब अपन ने वैक्यूम ट्यूब्स को की जगह ट्रांजिस्टर्स को यूज किया, तो साइज क्या हुआ, इसका रिड्यूस हो गया। तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, फर्स्ट के कंपैरिजन में कम हो गया, ठीक है। और स्पीड भी कैसी हो गई, फास्टर, इफिशिएंट, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में काफी बेटर था। जब भी हम कोई भी चीज रिनोवेट करते हैं या फिर किसी भी चीज को एक के बाद अगर अपन दूसरे का उसी के ऊपर काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज जो इसके डिसएडवांटेज है वो सेकंड में जाकर के उसके एडवांटेज बने। तो इसके लिए ये जनरेशन्स के अंदर अपन को कैटेगराइज कर दिया गया है सारी चीजों को। तो इसके अंदर अपना साइज रिड्यूस हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज हुए, इसलिए इसका साइज रिड्यूस हुआ, ठीक है। और ये क्या था, फास्टर भी था, इसकी इफिशियंसी भी बहुत अच्छी थी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोबोल एंड फोर्टन। एग्जाम्पल क्या है, कोबोल एंड फोर्टन। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है अपना, कोबोल एंड फोर्टन, ओके। इसको जनरली यूज करते थे कमर्शियल पर्पस के लिए। किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। ये पॉइंट नोट कर लेना कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता था, वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता था, ओके। इतना समझ में आया। सेकंड जनरेशन में इससे ज्यादा आपको ना तो याद करने की जरूरत है, ना कहीं से कुछ देखने की जरूरत है। फर्स्ट और सेकंड दोनों अपनी कंप्लीट होती है यहां तक। अब अपन नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। अब मैं जो आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन की बात करूंगी, वो जनरेशन कौन सी होगी, अपनी थर्ड जनरेशन। क्या नाम होगा उसका, थर्ड जनरेशन। ठीक है। अब मैं यहां बात करूंगी आपके साथ थर्ड जनरेशन की, इसकी, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स की जगह क्या यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप्स। आईसी जो आज भी अपनी यूज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये चिप जो होती है वो ट्रांजिस्टर्स की जगह यूज हुई। तो इनका साइज और भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो इतनी सी होती हैं, इतनी सी। तो इसलिए क्या हुआ, इसका साइज रिड्यूस हुआ। पावर भी इसके अंदर कम यूज हुई, जैसे कि उसके अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, साइज ज्यादा बड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पावर ज्यादा लग रही थी। तो इसके अंदर भी पावर कम यूज हो रही है, हीट भी बहुत कम इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। तो ये सब क्या है, जो सेकंड के डिसएडवांटेज था उसको और इम्प्रूव किया। फिर अपने पास क्या आ गया, थर्ड जनरेशन। फिर अपने पास क्या आ गई, इसको थर्ड जनरेशन नाम दे दिया, जिसका टाइम पीरियड जो था वो कितना था अपने पास, 1968 टू 1975 था। कितना था, 1968 टू 1975 था। इसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी चिप्स को यूज किया, किसकी जगह, ट्रांजिस्टर्स की जगह, जो कि अपनी सेकंड जनरेशन के अंदर
यूज हो रहे थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसका साइज कम हुआ, इफिशियंसी बढ़ी, और इसके अंदर जो पावर है वो भी क्या हुई, कम हुई। गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको? तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, आईबीएम कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, कौन कौन से थे, IBM 370 एंड PDP-11। ये आपको ऐसे ही देख लेना, बाकी इसको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन में जो याद करने के लिए बोला था वो उसकी फुल फॉर्म की वजह से बोला था, क्योंकि वो फुल फॉर्म आ जाती है बस, बाकी और कहीं इतनी कोई नीड नहीं है अपनी। ओके, थर्ड जनरेशन में किसी को कोई डाउट तो पूछे, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ जनरेशन की साइड में चलते हैं। हाँ, इसमें जो स्पीड थी ना, जैसे फर्स्ट में जो स्पीड थी वो 333 के करीब माइक्रो सेकेंड थी, और फिर उसको इम्प्रूव किया सेकेंड के अंदर, वो 10 माइक्रो सेकेंड हुई, फिर उसको और इम्प्रूव किया, फिर 100 नैनो सेकेंड हो गई, मतलब डेटा प्रोड्यूस करने की जो स्पीड है वो। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? मैंने यहाँ तक थर्ड जनरेशन आपको कंप्लीट करा दी है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको की पॉइंट्स अपने लर्न करने हैं। अब अपन नेक्स्ट अपनी फोर्थ जनरेशन की साइड में चलते हैं। सॉरी, ये जो फोर्थ जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जैसा कि अपन पढ़ते हुए चल के आ रहे हैं कि किसका क्या है कैसा है। वो इसके अंदर और भी कुछ टेक्निक यूज की इन लोगों ने, तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड और सब चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो जो फोर्थ जनरेशन है इसके अंदर क्या यूज किया इन लोगों ने, LSI। क्या यूज किया, LSI। किसकी जगह, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह। LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, दो टाइप की इन्होंने ट्रांजिस्टर्स की जगह इन चीजों को यूज किया, जिसमें कि क्या था, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो इसने रिप्लेस कर लिए, कि उसमें जैसे कि अपन को थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और चिप्स वगैरह ये सब लगानी पड़ती थी ना, उसकी जगह LSI एंड VLSI को यूज किया, तो साइज क्या हो गया, और भी कम हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई, रिलायबल हो गया, चीजें पोर्टेबल हो गई, स्पीड हाई हो गई, पावर कम यूज होने लगी। ये सब चीजें फिर फोर्थ जनरेशन के अंदर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई। समझ में आया इतना? बस आपको इनकी ये दो फॉर्म याद रखनी है, LSI एंड VLSI। LSI फॉर द लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, और जब VLSI की बात आती है तो वेरी लार्ज स्केल। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? इसमें थाउजेंड्स ऑफ चिप्स को और ये ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके अपन ने LSI एंड VLSI को यूज किया है। ठीक है, एक क्या था इसके अंदर, जो स्पीड थी वो 10 नैनो सेकेंड में आ गई है। पहले कितनी थी, माइक्रो सेकेंड, फिर 10 माइक्रो सेकेंड, फिर 100 नैनो सेकेंड, फिर किस में आई, 10 नैनो सेकेंड में। गॉट इट? ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि इतना, इसमें जो एग्जाम्पल है ना फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप वाला, वो क्या है, इंटेल 4004। ये क्या है, अपना फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ये आपको याद रखना है कि हम फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, इंटेल 4004, जो कब आई थी अपने पास, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, कब आई थी, फोर्थ जनरेशन में आई थी, इंटेल 4004 आई थी, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसके अंदर LSI और VLSI दो चीजों को यूज करते हैं, और इसका टाइम पीरियड कितना था, 1976 टू 1980, 4 साल तक ही रही थी बस ये। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो नेक्स्ट चले।
अब हम बात करेंगे अपनी 5th जनरेशन की, जो इसकी लास्ट जनरेशन है, जो अभी तक के अपन कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसा अपन टॉपिक पढ़ते हैं, रोबोट्स वगैरह की बात करते हैं, वो अपनी सारी 5th जनरेशन से लेकर जो 1980 से ये स्टार्ट हुई थी और अभी तक अपनी चल रही है। ओके जो अभी आप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं, नई नई टेक्निक्स को आप है ना यूज कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, 5th जनरेशन के अंडर आता है। जो भी अपना इम्प्रूव वर्जन आ रहे हैं वो सब अभी अपनी 5th जनरेशन तक चल रहे हैं। इसलिए इसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1982 टिल टुडे। गॉट इट। इसके अंदर जो अपन उसमें LSI और VLSI यूज कर रहे थे, उसकी जगह अब क्या यूज कर रहे हैं, SLSI। क्या यूज कर रहे हैं, SLSI। अगर उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो कौन सी है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। एक सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट जनरेशन 5th, जो कि अपनी टिल टुडे तक है। अभी तक जो कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं वो इसकी देन है अपने पास। ठीक है, इसके अंदर टेक्निक थी SLSI, थी क्या, अभी जो चल रही है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ओके तो इसमें स्टोर ऑफ मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप। एक इतनी सी चिप के अंदर आप मिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हो। ठीक है, एक चीज। सेकंड है जिसकी वजह से ये क्या हो गया, साइज आप देखते ही हो कितना है अपने पास, कितना रिलायबल है, कितना पोर्टेबल है, ये स्पीड कितनी अच्छी आती है, पावर कितनी कंज्यूम करता है, ये सब आप खुद यूज कर पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको ज्यादा प्रैक्टिकली पता है। हमको पता है कि ये बहुत छोटी सी, ज्यादा स्पेस नहीं लेता, एक थोड़ी सी जगह चाहिए इसको, पावर भी कम चाहिए, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता ये, है ना, हीट भी इतनी प्रोड्यूस नहीं करता है, रिलायबल होता है। स्पीड, कंपटीशन स्पीड्स काफी अच्छी हो गई हैं, नंबर ऑफ फीचर्स अपन इसके अंदर यूज कर पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा मोस्ट पावरफुल फीचर आज अपन यूज कर पा रहे हैं, रोबोट्स बन रहे हैं जो स्पेसिफिक टास्क को अपना कंप्लीट कर रहे हैं। गॉट इट। ये सब क्या है, इसी की 5th जनरेशन की देन है, जो अभी तक अपनी चल रही है, जिसके अंदर SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप को यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। और इसके अंदर एक चीज थी कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है एज कंपेयर टू सीरियल एग्जीक्यूशन। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है ना कि सो सिस्टम बिकेम मोर रिलायबल एज कंपेयर टू 4th जनरेशन, इन दिस पैरेलल प्रोसेसिंग इज यूज्ड एज कंपेयर टू सीरियल एग्जीक्यूशन। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि आप सीपीयू को एक टाइम पे मल्टीपल टास्क दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक काम कंप्लीट किया तभी दूसरा स्टार्ट होगा, वो चीज नहीं है इसमें। आप पैरेलल एग्जीक्यूशन इससे करवा सकते हैं, है ना। वो अपन करते ही हैं, सॉन्ग प्ले कर लिया साइड में, PDF पे काम चल रहा है और साथ में क्या चल रहा है, नेट सफरिंग चल रही है, गूगल पे अपन लोग सर्च कर पा रहे हैं। वो सब क्या है, इस चीज को अपना सिस्टम की वजह से अपना टाइम सेविंग होता है, चीजें फास्टर हो जाती हैं, रिलायबल होती हैं, अपने लिए टाइम सेविंग होती है। ये सब चीजें इसके अंदर सारे, ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसी के अंदर अपने को स्पेशल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है ना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हो, एक फिंगरप्रिंट का सेंसर वाला आ गया ना कि फिंगरप्रिंट को अपन आइडेंटिफाई कर लेता है तभी अपना लॉक खुलता है। ये सब क्या है, 5th जनरेशन के अंदर। गॉट इट। आज जो हमने क्लास ली है वो अपनी जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन के ऊपर डिस्कशन था, अपना पूरा ओवरऑल डिस्कशन था। इसके बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा।
जितना इसमें लिखा है और जितना मैंने समझाया है उतना बहुत सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको लर्न करना है और थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करते हुए चलना है। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आज की क्लास को अपनी यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपनी आपके साथ डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट की किसके बेसिस पे किस तरीके से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। गॉट इट? तो आज की क्लास के लिए बस इतना। इसको वापस से देखें और कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।